हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 की कणों के निकाय तथा घूर्णी गति की। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जिस मास को, जिस द्रव्यमान को या जिस पिंड को हम समझते थे कि वो एक यूनिट है, वो अल्टीमेटली बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना था। हाँ, उन पूरे पिंड का एक केंद्र जरूर होता था जिसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, जहां पर हम ऐसा मानते हैं कि कुल द्रव्यमान एकत्रित है। ऐसा होता नहीं है, बट हम ऐसा मानते हैं और तब कंसीडर करते हैं कि भैया ये पूरा एक पिंड है, अब ये गति करे, है ना, इसमें एक्सेलरेशन हो, ये कहीं से फ्री फॉल करे, जो करना है करे, मतलब अब वो एक केंद्रित मास है। फिर हमें समझ में आया कि ऐसा होता जब है नहीं तो हम मान क्यों ले भाई, तो क्यों ना हम जरा सभी को अलग अलग कैलकुलेट करके देखें। तो हमने अलग अलग कैलकुलेशन भी बनाया, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने सिस्टम देखे और हमने उसके लिए सारे कैलकुलेशंस करे। अब बारी है इसी चैप्टर के सेकंड पोर्शन में आने की, जहां पर हम घूर्णी गति की बात करेंगे। मतलब जहां पर हम बात कर रहे होंगे कि अगर कोई पिंड है वो किसी केंद्र के परितः घूम रहा है, किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, तो वो कैसे घूमेगा। क्या यहां पर भी वही सारे टर्म आएंगे जो नॉर्मल रैखिक गति में आ रहे थे, या फिर वो सारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे, या फिर उन्हीं के जैसे दिखने वाले कुछ नए नए नाम आ जाएंगे और गुणधर्म जो होगा, बिहेवियर जो होगा, वो जो रैखिक में दिख रहा था उसी तरीके से करेंगे, बस कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेस को चेंज करके आ जाएंगे हमारे पास। तो भाई इसी चीज को देखने वाले हम बल आघूर्ण के रूप में। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, बल आघूर्ण की बात करने वाले हम इस सेशन में। तो भाई ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हर साल कॉम्पिटिटिव्स में, चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो या फिर आप नीट एस्पिरेंट हो, आपके लिए यहां से कोई ना कोई क्वेश्चंस आया जरूर है। एंड अगेन वन मोर थिंग, कि बहुत सारे लोगों को ऐसा सोचना होता है, क्या ये टॉपिक बहुत टिपिकल है, क्या ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्या इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने कठिन आते हैं, बनेंगे नहीं। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस हाँ, ऐसा जरूर है कि कंसेप्चुअल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपको बनते भी हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमने नहीं सीखा। तो अल्टीमेट मतलब है कि हमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया वाले टर्म्स, हमने जो बात करे इसके पूर्व में एन पार्टिकल सिस्टम की बात, वो सब कुछ जितने भी टॉपिक्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और फिर ये चैप्टर, ये टॉपिक बेसिकली हो जाता है इजी। बट स्टिल अगर कुछ डाउट, कुछ परेशानी रहेगी तो घबराने की बात नहीं भाई, शुरू कर लेते हैं हम बल आघूर्ण को। यहां पर हम उसको खत्म करते हैं और देखते हैं कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं और कितना इजी वे में कंप्लीट हो जाता है, और आखिरी में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि ये भी क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि जो हमने सीखा वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जल्दी से शुरू कर लें क्या हमारा टॉपिक, बल आघूर्ण, टॉर्क, और यू कैन से मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये होता कब है, किस कंडीशन में मोमेंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ी या बल आघूर्ण की जरूरत पड़ी। तो नॉर्मली अपन ये समझ सकते हैं कि भाई मैं अब से पहले तो एक वस्तु को पकड़ा, उस पर जो बल लगाया, मैं रैखिक दिशा में बल लगाया, मतलब एक दिशा में बल लगाया, उसमें विस्थापन मिला, उसमें वेग हुआ, उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, उसने एक टाइम कंज्यूम किया। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार एक ऑब्जेक्ट को लिया तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा ही। ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज दिस, ये यहां पे मैंने फिक्स किया, मैं यहां पे बल लगा रहा हूं, मैं देखिए बल किधर लगा रहा हूं, मेरे बल लगाने की दिशा इधर है, लेकिन ये घूम कैसा रहा, गोल घूम रहा है। तो भैया यहां पर तो कुछ और बात होगी ना, कि ये ऐसा गोल 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 ऐसा घूम रहा है, बल लग रही है किसी और दिशा में, और जो घूर्णन हो रहा है वो किसी और दिशा में, मतलब जो विस्थापन हो रहा है वो किसी और दिशा में हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसको कहेंगे क्या। तो मैं ऐसा कहता हूं, जैसे आपने देखा है घरों के दरवाजे, यहां पे ऐसी क्लिप लगी होती है भाई, एक और यहां पर क्लिप लगाता हूं, और इन दोनों ही क्लिप्स पे हमारे घरों में क्या होता है भाई, हमारे जो दरवाजे हैं ये टंगे होते हैं। ये अब यहां पर होती है हैंडल, और हमें क्या करना होता है, हम लगाते हैं इसके ऊपर एक बल। बल लगाने की दिशा देखिए ये होती है, हम इस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं बल,
और दरवाजा घूमेगा कहां? मेरा लगाया गया बल प्रभावी किस जगह पे जाके होता है? तो वो ये जो कब्जे लगे हैं यहां पे जाके प्रभावी होता है। कुल मिलाकर के दरवाजे की स्थिति अगले ही क्षण में जो देखने को मिलती है, ये तो यहीं पे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये पहुंच जाता है दरवाजा अब यहां पर। दरवाजे की पोजीशन क्या हो गई? आगे बढ़ गई। मतलब दरवाजा जो है अगर ध्यान से देखें तो यहां से इधर साइड में घूम चुका है एक कोण पे। यहां पर क्या हुआ भैया? एक एंगल बना करके, एक कोण बना करके ये क्या हो गया? ये दरवाजा घूम चुका है। बल लगा कहीं और दरवाजे में विस्थापन हुआ कहीं और उसको मेजर कर रहे कहीं और। तो ये सब क्या है? यहीं से स्टार्ट होगा, इसी के लिए आएगा हमारे पास में क्या भाई? तो आ जाएगा हमारे पास में बल आघूर्ण टॉर्क। ये बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि रैखिक वेग में हमारा बल था। ये कोणीय वेग की अब हम बात करेंगे, कोणीय संवेग की बात करेंगे, कोणीय विस्थापन की बात करेंगे, कोणीय त्वरण की बात करेंगे। और जब जब कोणीय त्वरण वेग विस्थापन इन सब की बात होगी तब एक बात समझ में आती है कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा था तब तक उसमें विस्थापन नहीं मिल रहा था। तो यहां पर भी एक बल लगेगा, लेकिन इस बल का कुल हिस्सा यहां पर कार्यरत नहीं होगा। यहां पर जो कार्यरत होगा उसके लिए हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि कौन सा हिस्सा यहां पर काम कर रहा है। रीजन क्या है? तो आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। आपने दरवाजे में हैंडल यहां पे लगाया, बड़ा इजीली खुला यह दरवाजा। इसी हैंडल को उठाइए और इस हैंडल को उठा करके आप लगा दीजिए यहां पर। अब खोलिए दरवाजा, आपको टफ महसूस होगा ना? और इस हैंडल को उठा करके यहीं लगा दीजिए, आप खोलने की करिए, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। मतलब कोई और भी फैक्टर है इस बल के साथ में जो ये कोणीय विस्थापन को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें आगे की बातें और समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यानी टॉर्क जो मुझे देखने को मिल रहा है ये हो गया बल इंटू लंबवत दूरी। क्या हो गया? बल इंटू लंबवत दूरी। बल का मतलब क्या हुआ? ये लगा बल। और लंबवत दूरी से क्या मतलब है भाई? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? जिस अक्ष पे घूम रहा है। अब ये जो मैंने बनाया था यहां पर इस कब्जे के परितः जो घूम रहा है, ये क्या हुआ भाई? तो इसका ये घूमने का अक्ष हो गया। इसी को क्या कहते हैं हम? अक्ष। इसी के परितः इस दरवाजे को खुलना है, इसी के परितः इस दरवाजे को बंद होना है। यानी अल्टीमेटली इस दरवाजे को जो घूमना है, जो उसमें कोणीय विस्थापन देखने को मिल रहा है, वो इसी अक्ष के परितः होगा, जो भी होगा, है ना? इसी को कहते हैं हम क्या? इसी को कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब घुमाव का अक्ष। इसी के परितः सब कुछ होने वाला है। और मैंने बोला ये कि इसमें क्या करेंगे भाई? इसमें जो विस्थापन होगा वो नॉर्मल विस्थापन नहीं होगा, कोणीय विस्थापन देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या? बल का परिमाण, मतलब बल आघूर्ण जो है पहले किस पे डिपेंडेंट है? बल पे। और दूसरा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया एक्सिस के, है ना, बीच लंबवत दूरी हमें चाहिए। अब ये क्रिया एक्सिस क्या होती है भाई? तो जरा देखिए, मैं ऐसा कुछ कहता हूं कि मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है भाई? तो इस पॉइंट के अलोंग ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। इस पॉइंट के अलोंग ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो इसके किसी एक बिंदु पर, यहां पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर मैंने लगाया है P अमाउंट का मतलब F अमाउंट का फोर्स इस दिशा में मैंने लगाया। इसको घुमाना है ना, तो मैंने F अमाउंट का ऐसा फोर्स लगा करके इसको घुमाने की कोशिश करी। तो ये तो हो गया फोर्स। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्सिस पे क्या करना है? इस पॉइंट से चाहिए, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यहां कहीं पे मिलेगा परपेंडिकुलर। अच्छा, यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये तो परपेंडिकुलर है नहीं कि परपेंडिकुलर है, नहीं है, ये लंबवत नहीं है। तो इसमें क्या करना है? लंबवत दूरी ये डॉटेड करके मैंने यहां पर मिलाया। ये इसका O है, ये इसका केंद्र कह सकते हैं, है ना? जिस एक्सिस से घूम रहा है ये हो गया इसका क्या? केंद्र बिंदु। ठीक है, इसी के परितः उसको घूमना है। तो ये हो गया भैया यहां पर क्या? एंगल 90 डिग्री। ठीक है, मैं कुछ नेमिंग कर देता हूं। ये P था, इसको मैं कहता हूं Q।
मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो मुझे कहना है कि लगाया गया बल इनटू कौन चाहिए भाई, लंबवत दूरी। अब इसी को कहते हैं हम क्या, इसी को कहते हैं हम भाई टॉर्क। अब बल कितना है F, और लंबवत दूरी है कौन, तो लंबवत दूरी है भैया OQ। ये लंबवत दूरी जो है ये कौन है, ये OQ है लंबवत दूरी, ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां कह रहे हैं ना कि घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच, बल जहां लग रहा है उसकी क्रिया रेखा, क्रिया रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्शन, इसी लाइन पे बल लग रहा है ना, यहां तो 90 डिग्री होगा नहीं ना, तो मैं इसकी लंबवत दूरी लेने के लिए इसी FP को पीछे की तरफ बढ़ाया, Q पर मुझे इसका परपेंडिकुलर मिल गया, तो मुझे यहां पर क्या चाहिए भैया, ये जो OQ है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके किसके बीच, तो ये है यहां पर अक्ष किसका, घूर्णी अक्ष या घुमाव का अक्ष, रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। अब यहां पर मुझे मिल गया दोनों बातें, तो OQ की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हुई तो कैसे निकलेगी भाई OQ की वैल्यू, तो एक बात समझिए, मैं कहता हूं कि इसने यहां पर इस लाइन ऑफ एक्शन पे यहां पर इसने जो कोण बनाया वो थीटा कोण बनाया, कितना कोण बनाया, थीटा। मुझे चाहिए कौन भाई, OQ, ठीक। और मैं ऐसा कह लूं कि O से P तक की ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है भाई R, ये जो केंद्र से P तक की दूरी है वो दूरी है कितनी, R। यही तो करते हैं ना n पार्टिकल सिस्टम में, हमने यही कहा ना कि भाई केंद्र से उस बिंदु की दूरी R है, ठीक है, तो R हो गई तो बात खत्म हो गई। क्या कर दूं मैं सिंपली अब लिखता हूं, मुझे चाहिए OQ, यहां OQ रखना है। OQ रखने के लिए यहां पर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं क्या, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है कौन भाई, OQP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या कहेंगे आप, ये है इसका लंब और ये है इसका आधार और ये है इसका कर्ण, तो ये कहेंगे क्या OQ अपॉन में OP। साइन थीटा के सामने वाली भुजा में से लंब होती है, कौन लंब हो गई, OQ लंब हो गई, तो QP क्या हो गया भाई, बेस हो गया, आधार हो गया, और OP क्या हो गया, OP हो गया इसका R, मतलब OP जो है केंद्र से P की दूरी है, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या कह सकता हूं मैं, अगर इसको लिखना हो OQ, तो OQ हो जाएगा OP sin थीटा, क्या मिल गया, OP sin थीटा। कैन यू रिटर्न एज OQ, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि भाई ये जो है ना, OP का मतलब क्या हो गया भैया, तो OP का मतलब है R sin थीटा, ये क्या हो गया, R sin थीटा। तो देखिए ये होता अल्टीमेटली क्या है, बल इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। और यहां पर हमने बात करी किसकी, बल की और लंबवत दूरी की, तो जो बल लगा है वो F है, और जो लंबवत दूरी आपको देखने को मिल रही है वो कौन है भैया, R sin थीटा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको वेक्टर, एक काम करता हूं मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख ही लेता हूं। बल आघूर्ण को जनरली हम डिनोट करते हैं किससे, टॉर्क से, टाउ से, ठीक है। और ये होगा कितना भाई, तो ये होता है हमारा R वेक्टर F वेक्टर साइन थीटा, या यूं कहूं तो टाउ इक्वल्स टू हो गया R क्रॉस F वेक्टर, या नॉर्मली लिखें तो RF साइन थीटा। तो R का मतलब सिंपली है भाई कि ये जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या फिर जो पॉइंट है, जो केंद्र है, यहां से P पॉइंट तक की जो दूरी है, इसको हमने लिखा R वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, अल्टीमेटली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, एंड F मतलब F वेक्टर का मतलब क्या है भाई, ये हमारा लगाया गया बल, और थीटा क्या है भाई, तो थीटा है इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की बेसिकली एंगल, दूरी ना कहते हुए क्या है भाई, ये एंगल है, कोण है, लाइन ऑफ एक्शन, और जो हमारा एंगल जो हमारा बन रहा है क्या भाई, O से P तक की जो डिस्टेंस है R, उसके बीच का एंगल है। तो यहां से समझ में आता है इसका वेक्टर फॉर्म। तो इसी के साथ साथ एक काम कर लेते हैं कि भाई इसकी यूनिट जरा लिख लेते हैं, तो इसकी इकाई क्या बनेगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट समझ में आती है भैया, R है और F है, मतलब फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्टेंस अगर लिखेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी होती है मीटर,
क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? न्यूटन मीटर। अच्छा, न्यूटन मीटर जैसे ही देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात याद आती है, अच्छा न्यूटन मीटर होती है तो भैया ये तो कार्य की भी यूनिट होती है, तो क्या हमारा जो है ये टॉर्क जो है ये कार्य के बराबर होता है क्या? तो मैथमेटिकली अगर देखें, यूनिट वाइज देखें तो बिल्कुल सेम दिख रहा है ना, कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन एक डिफरेंस है। कार्य जो है आपकी स्केलर यूनिट है, इसको एक स्टार पॉइंट के जरिए समझ सकते हैं। कार्य जो है, वर्क जो है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है भाई? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है। मैंने आपको इस सेशन के प्रारंभ में ही बोल दिया था कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, तो ये बातें चलती चली जाएंगी, है ना, क्योंकि हमने ये अब वर्क डन तो पढ़ लिया भाई पहले से ही, अब उसको अप्लाई करने की बारी आ रही है, तो करेंगे ही करेंगे अल्टीमेटली, तभी तो थोड़ा सा हमारी सोच इस तरीके से डेवलप हो पाएगी कि इससे संबंधित क्वेश्चंस ना अटके। जबकि देखिए कार्य जो है सदिश अदिश राशि है, जबकि अगर टॉर्क की बात करते हैं, बल आघूर्ण की बात करते हैं, तो ये क्या है भाई? ये हमारी है सदिश राशि। अच्छा, ऐसा लिख करके क्या ही बदल लिया मैंने, क्या फर्क पड़ गया? तो पड़ गया भाई, क्या फर्क पड़ गया कि अगर आप बात करते हैं कार्य की यूनिट की, मतलब इसी न्यूटन मीटर की, तो इसको आप जूल लिख लेते थे। क्या लिख लेते थे? जूल। न्यूटन मीटर को जूल, कार्य की जो एसआई मात्रक है वो जूल है, लेकिन बल आघूर्ण में जूल नहीं लिख सकते। इसकी इकाई, अगर ये जो न्यूटन मीटर आपको दिख रहा है, इसकी इकाई जूल आप कभी नहीं लिख सकते हैं, गलत है, जूल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये सदिश राशि है, जबकि जूल किसके लिए आता है भाई? ये अदिश राशि के यूनिट है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये काम आने वाली है। तो मतलब एक बात समझ में आ रही है, बल आघूर्ण वही राशि है जो कि रैखिक वेग में होता था बल। कोणीय वेग के संबंध में बल आघूर्ण वही राशि है जो कि रैखिक वेग में होता था बल। ये एक स्टार पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आपको रैखिक वेग कराना है तो वहां पर बल चाहिए, लेकिन जब आपको कोणीय वेग कराना है तो आपको क्या चाहिए? वहां पर आपको बल आघूर्ण चाहिए, टॉर्क चाहिए। होता क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब क्या भाई? तो जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे लंबवत दूरी। तो फोर्स कितना? F। लंबवत दूरी कितना है भाई? R वेक्टर। तो F इंटू आर वेक्टर, F इंटू आर कह सकते हैं, लेकिन जब वेक्टर में बात करेंगे, जब सदिश में बात करेंगे, तो ये कतई नहीं लिखेंगे कि टाउ इक्वल्स टू F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, नेवर। क्योंकि भाई क्रॉस प्रोडक्ट में F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इज द डिफरेंट दैन R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये वेक्टर्स को आप इसमें, हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी देख लिया, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर which is not equals to B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। आप ये टर्म्स चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो ये स्केलर नहीं है कि 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 भी 6। ये वेक्टर है, यहां पर डायरेक्शंस बदल जाएंगे। तो होगा क्या, जरा देखिए। हम चूंकि इस चैप्टर को इस तरीके से डील कर रहे हैं कि हमने हमारे वेक्टर्स को समझा हुआ है ना। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो वेक्टर है उसको इस चैप्टर में, वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया, इसी चैप्टर के साथ, इसी टॉपिक के साथ। जबकि हमने वेक्टर को अलग से समझा हुआ, और हमने क्या समझा है भाई? अगर मान लीजिए हमने नहीं देखा तो फिर क्या नहीं समझ में आएगा? ये ऐसी कोई बात नहीं है, हम समझ रहे हैं ना। आइए फिर से हम देखते हैं होता क्या है कि जब हमने कहा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और दो ही वेक्टर्स का एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। जरा हम इसको समझ लेते हैं 2 सेकेंड में। क्या है भाई? तो मैं कहता हूं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ऐसा कह लीजिए सदिशों का गुणनफल। क्या कह रहा हूं मैं? सदिशों का गुणनफल। दो तरीके के गुणनफल पॉसिबल है इसके। एक इसका गुणनफल पॉसिबल है अदिश, और एक इसका गुणनफल पॉसिबल है सदिश। मतलब आपके पास में दो वेक्टर्स गिवन हो, अगर A वेक्टर और B वेक्टर, दो वेक्टर्स हमारे पास में गिवन हो, A वेक्टर एंड B वेक्टर, इन दोनों के दो तरीके के गुणनफल पॉसिबल, एक अदिश और एक सदिश। तो अदिश गुणनफल की जब आप बात करेंगे तो मैं बात करना चाह रहा हूं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू,
इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, यहां पे बीच में डॉट आता है। ये होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, जहां पर ये हो गया एक वेक्टर ए वेक्टर, और दूसरा जो वेक्टर है इसको मान लेता हूं यहां पर हो गया ये हमारा बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच का ये जो कोण होता है इसको हम कहते हैं थीटा। इसी प्रकार मैं कहता हूं सदिश गुणनफल। सदिश में क्या होता है भाई, तो मैं कहता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाता है हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, जहां पर ये जो साइन थीटा है इन दोनों के बीच का तो कोण है ही है, ये जो है एन कैप, इस एन कैप का मतलब होता है भैया दिशा सदिश, इसको यूनिट वेक्टर भी जानते हैं हम। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है। और डायरेक्शन कैसे, तो मैं ऐसा कहता हूं, जरा देखिए, इसमें दो सदिश है, एक आर वेक्टर है और एक एफ वेक्टर, ये दो वेक्टर्स है। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर को दोनों को देखिए, तो अगर ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब घड़ी की दिशा के अनुदिश या घड़ी की दिशा के विपरीत, अगर ये आर वेक्टर एफ वेक्टर की तरफ जा रहा है तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में इनका जो प्रोडक्ट होता है वो धनात्मक ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। और नहीं समझ आ रहा तो ये समझिए, ये आर से एफ की तरफ बढ़ रहे हैं जब, तो ये किधर है, बोर्ड से आउटवर्ड, आपके स्क्रीन से बाहर की तरफ अंगूठा दर्शा रहा है। तो इसको राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं कि इस हाथ को रखिए आर वेक्टर की तरफ और एफ वेक्टर के डायरेक्शन में इसको घुमाइए, तो ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा ही घूमेगा ना, ये आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कैसा, पॉजिटिव। आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव, इसकी दिशा बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है। जबकि अगर आपने की होती है एफ क्रॉस आर, तो पहले एफ की लाइन में होते, अब आर की लाइन में आते, तो एफ से आर की लाइन में जब आते तो ये कैसे हो जाती, घड़ी की दिशा के अनुदिश, दक्षिणावर्त दिशा में। तो जब घड़ी के दिशा के अनुदिश आते हैं तो आपका थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो किधर दिखेगा भाई, इनसाइड द बोर्ड। तो ये कैसा कंसीडर होगा, नेगेटिव। ये सब बातें हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ऐसी बात है कि मेरे पास तीन अक्ष हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, जहां पर इसको कह सकते हैं आप आई कैप, इसको कहते हैं जे कैप और इसको कहते हैं के कैप। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तीनों ही दिशा सदिश हैं। ठीक है, एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज होता है वो आई कैप, वाई एक्सिस को जो जे कैप एंड जेड एक्सिस को जो के कैप। अब एक बात समझिए, कोई भी चीज है जो आई और जे प्लेन में है, मतलब इस समतल में है, इस समतल में, इस समतल में, तो इस समतल में यहां से यहां तक जाने के लिए, मतलब मैं कहता हूं आई कैप क्रॉस के कैप अगर आप करेंगे, सॉरी जी, आई कैप क्रॉस के कैप, आई से कहां चल रहा है, के में, तो आई क्रॉस के जब होगा इस प्लेन में, जब घूमेंगे तो ये अंगूठा बाहर की तरफ दिखाएगा ना, मतलब ये किसका रिजल्ट देगा, जे कैप की। अब ये नहीं आया तो एक और काम करते हैं, मैं कहता हूं के क्रॉस आई करके देखिए, के कहां है भाई, देखिए के कहां है, के ये बाहर है, बोर्ड के बाहर, और आई इस दिशा में होगी, तो ये के और ये होगी आई, तो के से आई घूम रहे अंगूठा किधर, ऊपर की तरफ, तो इसका रिजल्ट किधर दिख रहा है, देखिए के क्रॉस आई कैप, इसका रिजल्ट कौन है, वाई कैप, ऊपर। राइट हैंड रूल ही लगाते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं। और इसके लिए हमने एक शॉर्टकट भी याद किया हुआ है, ऐसा आई कैप, जे कैप, के कैप। चलिए इस रूल से इसको मैच करा के दिखाता हूं। आई क्रॉस जे अगर करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आई क्रॉस जे करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होता है, के। ये साइक्लिक में ही लिखते हैं भाई, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, के क्रॉस आई करेंगे तो जे, तो के इसको एक काम करता है, जेड कैप जो लिखा है ये अल्टीमेटली के कैप है, के और आई अगर किया है तो ये जे कैप है, तो यहां पर जे के करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और ऐसे ही के और आई कैप करेंगे तो क्या मिलेगा, जे कैप। कहने का मतलब इसको हमने एक शॉर्टकट के जरिए याद किया था कि भैया ऐसा तीनों लिख लीजिए, एक आई, जे और के, आई इंटू जे तो के, जे इंटू के तो आई, फिर के इंटू आई तो जे,
जो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे उसका तीसरा वाला अक्ष होगा, क्योंकि देखिए जिस समतल में है इसी समतल में घूमेंगे तो उसका परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है वही दिखेगा ना। तो 2 एक्सिस आपने ले ली तो तीसरी एक्सिस जो बची वो उसका प्रोडक्ट आने वाला है। तो मतलब यहां पर भी समझ में आता है कि ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है जहां पे आपने कह दी कि एक सदिश राशि है, तो चलो सदिश का मान तो निकाल लेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट को जब जब हम हटाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को जब जब हम हटाते हैं हमको क्या मिलता है, साइन थीटा। और इसके साथ में अगर मैं कहूं तो इसके साथ में एन कैप भी चलेगा, डायरेक्शन भी बताएंगे, और वो हमेशा डायरेक्शन किधर होगा भाई, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होंगे तो नेगेटिव। मतलब टॉर्क 2 तरीके का हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। खैर टॉर्क के बारे में इन शॉर्ट आपके पास में अब इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि टॉर्क क्या है भाई। टॉर्क 2 लोगों का प्रोडक्ट है, किसके किसका भाई, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मतलब जिस बिंदु पर मैंने लगाया है बल, वो बल और उस बिंदु की केंद्र से दूरी, या फिर उस बिंदु की केंद्र से जो पोजीशन वेक्टर है, जो स्थिति सदिश है, इनटू बल का सदिश। तो स्थिति सदिश इंटू बल का सदिश बराबर हो जाता है बल आघूर्ण। तो अब बल आघूर्ण आपको बहुत इजीली क्लियर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए चाहे तो आप इसको रख सकते हैं भाई, है ना। हम आगे बढ़ने वाले। सी क्या मिला यहां पे कि किसी घूर्णन अक्ष या किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण और उस अक्ष या बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बल आघूर्ण इक्वल्स टू बल इंटू आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा मतलब क्या भाई, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। ठीक है, नॉर्मली अगर बल आघूर्ण लिखते हैं टाउ तो इसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू क्या, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, आप डी लिखिए, है ना। यहां पर क्या लिखता हूं मैं, डी लिखता हूं। आपको मन करे तो टाउ इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर लिखिए। अब चूंकि हम इसको इसलिए डी लिख रहे हैं ताकि याद रह जाए कि जब आर वाला लिखेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में ये ध्यान रहे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, डिस्टेंस वेक्टर इनटू अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो यदि किसी पिंड पर किसी बिंदु पर F बल आरोपित किया जाए तथा इसी बल की क्रिया रेखा के अक्ष से लंबवत दूरी d हो, तो बल आघूर्ण का परिणाम जो टाउ निकलेगा वो F इंटू डी होगा। और बल आघूर्ण एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, हमने इसकी बात कर ली। ठीक है, तो मतलब बल आघूर्ण क्या मिल गया, टाउ इक्वल्स टू F इंटू डी। मात्रा कभी हम लोगों ने निकाला भैया क्या, न्यूटन मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर। लेकिन हमने ये कहा कि इस न्यूटन मीटर को कभी भी आप जूल नहीं लिख सकते, ये इसको कभी भी हम जूल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भैया जूल, क्योंकि जूल एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी के लिए यूज होती है, ये वर्क के लिए यूज होती है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। और हमारा टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो सदिश राशि है। तो टाउ का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई, फोर्स कितना होता है mlt माइनस 2, और डिस्टेंस है तो मतलब L, मतलब ml2t माइनस 2। ये देखिए डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, वर्क जैसा, है ना। ये वर्क के जैसा डायमेंशन फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। तो ये अल्टीमेटली जो हमने पढ़ा था ना कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला जो विमीय सूत्र है इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उनमें से एक है, ये लिमिटेशन है विमीय सूत्र का कि विमीय सूत्र इसको देख करके आप बता ही नहीं सकते कि ये टॉर्क का है या फिर कार्य का है। ठीक है ना, ये टॉर्क का है या कार्य का है नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देखने में तो सेम लग रहा है। उसमें भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन डिफरेंसेस हैं। फोर्स तो अप्लाइड फोर्स है चलेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वस्तु द्वारा तय की गई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वो जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस केंद्र से उस बिंदु पर जहां पर बल क्रियाशील है। देखिए तो बल आघूर्ण 2 तरीके के हो गए भाई, एक हो गया कैसा, पॉजिटिव, और दूसरा हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव बल आघूर्ण के लिए हमने क्या बात करी, तो ये टाउ तब पॉजिटिव होगा जब आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसमें आप चल रहे होंगे कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं वामावर्त दिशा, है ना। मतलब इसको और कह सकता हूं मैं घड़ी की दिशा के विपरीत, ये घड़ी की दिशा के विपरीत।
जबकि ऋणात्मक बल आघूर्ण की बात करें, इस टाउ की बात करते हैं, तो ये भी यही है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। लेकिन क्या हो जाएगा भाई, ये कब हो, जब क्लॉकवाइज हो। ठीक है, ये कब हो, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्या भाई, तो घड़ी के दिशा के अनुदिश। घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की सुई की दिशा। जैसी घड़ी की सुइयां चल रही है, अगर उसी तरीके से टॉर्क आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव है। याद रखने का एक फर्जी सा तरीका बता रहा हूं, आपको पता है ना, एंगल्स जितने भी कैलकुलेट किए जाते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं भैया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने यहां से इधर की तरफ कोई एंगल कैलकुलेट किया है ना, और यहां से आप कह रहे हो 30 डिग्री, तो मैं कहता हूं नहीं, ये नेगेटिव में काउंट करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो ये पूरा यहां से यहां तक आ जाएगा कितना, 330 डिग्री। क्योंकि एंगल हमेशा ही आपने देखी होगी, एक लाइन खींचते हो आप, ए बी लिखते हो आप, और यहां पर एंगल बनाते हो, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा। तो इससे याद रखना कि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो टॉर्क भी दो तरीके का हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा भाई, जब वो एंटी क्लॉकवाइज हो, और नेगेटिव कब होगा, जब क्लॉकवाइज हो। और नेगेटिव ये है कौन, तो भैया ये आर और एफ फैक्टर। मतलब इस दरवाजे के ऊपर, यहां से इसको घूमना है, इस पॉइंट से इस दरवाजे के ऊपर अगर मैंने इस दिशा में बल लगा और इसको इधर घुमा रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज है, और अगर ये बंद होना है तो इसका खुलना क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा। जैसे एक दरवाजे को आपने घड़ी की दिशा के विपरीत, ऐसा मैं अपने से अवे फ्रॉम बॉडी, अपने से दूर धक्का देकर खोल पा रहा हूं एक दरवाजे को, तो वो पॉजिटिव हमारा क्या हो गया भाई, पॉजिटिव बलाघूर्ण हो गया। और अगर अपनी तरफ खींच के उसको बंद कर रहा हूं तो वो नेगेटिव बलाघूर्ण हो गया, नेगेटिव टॉर्क हो गया, नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एक बात और छोटी सी सुनते हैं, ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, ये मोमेंट ऑफ फोर्स से मतलब क्या है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का सीधा सीधा सा मतलब है भाई, मोमेंट वर्ड आपको याद हो जब हमने बात करी क्या, सेंटर ऑफ मास की जब हमने बात करी थी, है ना। तो मोमेंट फोर्स का, मोमेंट वर्ड का अल्टीमेट मतलब आप समझिए, इस फोर्स के साथ में जैसे ही आपने डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया वो उसका मोमेंट कहलाता है ना। फोर्स के साथ में डिस्टेंस का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन मिलता है वो क्या कहलाता है, उसका मोमेंट कहलाता है। तो यहां पर भी मेरे को देखने को मिल रहा है ना, फोर्स के साथ में कौन मल्टीप्लाई होने आ गया, आर, डिस्टेंस, आर कहिए, डी कहिए, ठीक है। जितने भी हम लोगों ने स्केलर में लिखेंगे उन सबको डी से लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप चाहे तो दोनों ही जगहों पे आर का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, तो बलाघूर्ण का सदिश रूप जो कि हमने अभी डेराइव करके भी देखा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई यहां पे अगर मैं कहता हूं कि ये यहां से एक बल लग रहा है ना, तो यहां से यहां तक का जो एंगल है इसको मैं थीटा कह लेता हूं। तो ये यहां से यहां तक के एंगल को भी आप क्या कहेंगे, थीटा। हालांकि दोनों को अलग अलग किया गया है बुक में, अगर आप देखेंगे तो पहले थीटा लेकर के उन्होंने नॉर्मली सॉल्व किया, फिर फाई लेकर के सॉल्व किया कि भैया ये वेक्टर फॉर्म में कैसा आएगा। तो आपको इतना ज्यादा टिपिकल करने की जरूरत नहीं है अपने लिए भाई, सिंपली ये एंगल कैसा, नेगेटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है ये आर वेक्टर जो लग रहा है इस पे क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं ना। लेकिन मुझे पता है कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे हमको परपेंडिकुलर निकालना होता है, तो परपेंडिकुलर ये निकाल लिया। ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री तो मिल गया। समस्या क्या रही, तो समस्या इस बात की रही कि अब मुझे चाहिए क्या भाई, अब मुझे चाहिए यहां पर इस आर वेक्टर और इस एफ के बीच में। अभी तक मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, इस एफ और इस डी के बीच में, है ना। मतलब हम वेक्टर में थे नहीं, तो जब वेक्टर में नहीं थे तो हम नॉर्मली क्या लिख रहे थे, एफ इंटू डी। इसीलिए मैं कह रहा था कि अलग अलग आपको देखने को मिलता है, बट मैथमेटिकली ऐसी सच कोई परेशानी है नहीं, है ना। क्योंकि इस डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल ली थी, और इस डी की वैल्यू निकाली थी तो हमें मिला था क्या भाई, कि ये हो जाता है आर साइन थीटा के बराबर होगा। ये अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, आर साइन थीटा के। और अगर ये आर साइन थीटा के बराबर है, इसका मतलब होता है क्या भाई, कि टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया है। तो सदिश गुणनफल के बराबर होता है भाई, है ना। चलिए ठीक है, अब जरा हम इसके घटक के रूप में बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल घटकों के रूप में बात करते हैं। जो वहां पर हमने देखा
उसी के लिए कह रहा हूं कि मान लीजिए टी एक्स टी वाई टी जेड क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में बल आघूर्ण के घटक है। टाउ जो है टी एक्स आई कैप टी वाई जे कैप प्लस टी के कैप। वैसे ही अगर आर वेक्टर की बात करें, मतलब जो विस्थापन है उसकी बात करें, कौन सी विस्थापन भाई, तो मैं कह लूं इसको क्या दिशा सदिश कह लेता हूं, केंद्र से, है ना, जहां पर ये बल लगा रहे हैं इनकी दिशा सदिश। तो ये एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। फोर्स भी है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो इस संदर्भ में मैं कहता हूं टाउ अगर होगा तो क्या होगा भाई, तो टाउ होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू आर वेक्टर की जगह ये पूरे टर्म लिख दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस, यहां पर क्या मिल जाएगा भाई, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, ये हो गया टाउ। अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें इन दोनों को लिखना होगा कुछ इस प्रकार। देखिए क्या करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप, एक्स मतलब जो आर वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को लिखे, तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, एक्स वाई जेड, सिर्फ और सिर्फ इसके जो कोएफिशिएंट्स है उन्हीं को लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हल करने के लिए, मतलब ये अल्टीमेटली क्या चल रहा है हमारा, तो ये चल रहा है हमारा टाउ वेक्टर या फिर कह लीजिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसको हल करने के क्या तरीके होते हैं भाई, तो इसको हल करने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। मैं इसको डिफरेंशियली सॉल्व करके अलग से दिखा देता हूं आपको। देखिए क्या कह रहे हैं हम, सदिश गुणनफल। अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं यहां पर, सदिश गुणनफल। कैसे निकालेंगे भैया सदिश गुणनफल, तो सदिश गुणनफल निकालने के लिए हमारे पास में जो मिला है वो मिला है टाउ। टाउ जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, एंड ये है हमारा क्या भाई, आई कैप जे कैप के कैप। एंड इनके अगर हम कोएफिशिएंट्स की बात करें तो आर वेक्टर के लिए जो था वो एक्स वाई और जेड के लिए जो था, है ना, के कैप के लिए जेड। उसी तरीके से यहां पर एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। ठीक है, करते क्या है भाई, तो सबसे पहला काम यह होता है कि हमें कुछ चीजों को करनी होती है हाइड, और बचे हुए के साथ में जाना होता है। मतलब मुझे यहां पर आई कैप लिखना है, तो ये हो गया आई कैप। अब आई कैप वाले लाइंस को ढक दीजिए। किसको किसको ढक दूं, तो ये देखिए इस लाइन को ढक दीजिए और फिर इस लाइन को ढक दीजिए, ये दोनों लाइनों को ढक दिया। अब क्या बचा भाई, अब आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, इन्हीं से काम चलाना होगा। क्या करेंगे, तो सबसे पहले दिस क्रॉस दिस माइनस दिस क्रॉस दिस, मतलब आपको यहां पर लिखना है वाई एफ जेड, ठीक है, माइनस जेड एफ वाई। ये हो गया हमारा आई कैप। अब आई कैप थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए इसको आखिरी में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना होता है भाई, तो फिर से वही काम करना है जो अभी आप करते हुए आ रहे हैं। अब फिर से चलना कहां पर है, अब चलना है जे कैप पे। तो जे कैप के टर्म को जब आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कैसा, नेगेटिव ऑफ, ब्रैकेट में जो टर्म आएगा लिख लूंगा, आखिरी में लिखता हूं जे कैप। अब जे कैप के लिए भी वही काम करना है जो इधर किया था। इस वाले लाइन को तो ढकना ही ढकना है, इस वाले लाइन को और ढक दीजिए। ये सब ढक चुका। अब जो दिख रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कौन दिख रहा है भैया यहां से, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। मतलब क्या दिख गया अपने को दिख गया भैया एक्स एफ जेड माइनस एफ एक्स जेड, मतलब जेड एफ एक्स, पास ले आ लेता हूं इसको, जे कैप प्लस। अब क्या करना है भाई, तो अब फिर से वही काम करने चलता हूं। अभी इसको हटाना है, इसको हटा देते हैं और अब चलना है मेरे को के कैप पे। तो के कैप के फैक्टर्स लिखने के लिए भी वही काम करना है, आपको ढकना है। किसको किसको, इसको तो ढक ही दीजिए, और अब के वाले फैक्टर को इसको ढकना है। अब क्या बचा भाई, तो अब जो बचा इनमें प्रोडक्ट निकालना है। क्या है,
दिस वन एंड दिस, x इंटू एफ वाई क्या मिलेगा, x इंटू एफ वाई माइनस y इंटू एफ एक्स। बाकियों को अब चलिए कर देते हैं एलिमिनेट, ये हटा देता हूं, है ना, ये तो हमने अपने सहयोग के लिए सिर्फ और सिर्फ बनाया था। अभी ठीक है भाई, ये मिल गया मेरे को किसकी वैल्यू, ये वैल्यू मिल गई मेरे को टाउ की, टॉर्क की। तो क्यों ना मैं इस टॉर्क को भी लिख ही लूं, अगर इसको लिखता हूं तो ये क्या है, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। अब इनको कंपेयर कर देते हैं एक दूसरे से। तो देखिए LHS को RHS से तुलना करने पर आई कैप को तुलना कीजिए, आई कैप की तुलना अगर करूंगा तो क्या मिलेगी, टाउ एक्स किसके बराबर मिल जाएगी भाई, तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ऐसे ही अगर आप तुलना करें टी वाई को, तो टाउ वाई को तुलना करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए तो माइनस है और यहां पर आया है वो प्लस है, तो इस माइनस को अगर अंदर भेज देता हूं या मैं ये कहूं कि एक माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, मैं पहले तो लिखता हूं नेगेटिव ऑफ एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। अब इसको अंदर खोल दीजिए, क्या मिलेगा, अंदर ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये जेड एफ एक्स हो गया पॉजिटिव का और ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एफ। ठीक है, ये माइनस को खोलेंगे तो ये होगा, इन्वर्ट कर दीजिए, पलट दीजिए। अगला आखिरी टाउ जेड, इसके कंपोनेंट क्या दिख रहे हैं, तो टाउ जेड का कंपोनेंट ये दिख रहा है एक्स एफ वाई माइनस माइनस वाई एफ एक्स। ये हो गए हमारे टाउ एक्स, टाउ वाई एंड टाउ जेड। मतलब जो टॉर्क थे उसके तीनों ही कंपोनेंट्स हमको देखने को मिल गए, यानी इसके तीनों ही अक्षों के परितः जो घुमाव देखने को मिलेगा वो मुझे मिल गया, है ना। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि बल आघूर्ण के जो घटक यानी उसके अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो भी हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में आई कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट वो जो हमारा था डॉट प्रोडक्ट उतना आसान सा नहीं दिख रहा, इसमें अलग से जाकर के हमको सॉल्व करना होता है। और डॉट प्रोडक्ट में तो जैसे नॉर्मली दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही कर रहे थे, है ना। चलिए ठीक है, खैर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अब दोनों ही बनने लग गए भाई, दोनों ही प्रोडक्ट्स अब हम इजीली निकाल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं तो मैं कुछ जरा इसके बारे में डिस्कस कर लूं कि भाई ये कौन कौन से अल्टीमेट फैक्टर्स को डील करने वाला है। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि कार्य और बल आघूर्ण के बीमीय सूत्र समान दिखे, ml2t-2। ठीक है, क्या है, कार्य और विमीय सूत्र, कार्य और जो बल आघूर्ण इन दोनों के विमीय सूत्र समान है। लेकिन हमने इसकी अभी जस्ट चर्चा करी कि कार्य के एसआई मात्रक न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं, किंतु बल आघूर्ण के मात्रक को न्यूटन मीटर को जो है जूल नहीं लिखेंगे। जो बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन मीटर, क्योंकि देखिए दोनों में वर्क डन की बात करते हैं तो ये भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और अगर हमने यहां पर बात करी किसकी भाई टाउ की, तो ये भी इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो ये अल्टीमेटली बल की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। यहां पर भी अगर बात करेंगे तो इस बल की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन, और ये डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, मीटर। लेकिन इसको हमने कहा ना कि जूल कहते हैं और इसको जूल नहीं कहते, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और टाउ वेक्टर, मतलब कार्य अदिश राशि है जबकि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसी प्रकार आगे बढ़े तो घूर्णी गति में बल आघूर्ण का वही महत्व है जो रेखीय गति में बल का महत्व है। यह बस बात ध्यान में रखनी है कि घूर्णी गति करते समय बल आघूर्ण वही बात रखता है जो नॉर्मली बल रखता है भाई, जो फोर्स होता है। मैंने ये इनिशियली भी बात करी। अब यदि कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो आवश्यक नहीं कि उस पर बल आघूर्ण कार्य करता हो। कोई घूर्णी गति कर रहा हो, कोई चीज गोल घूम रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि उसमें बल आघूर्ण हो। बल आघूर्ण केवल कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। जब आपको एंगुलर एक्सीलरेशन चाहिए तभी आपको यहां पर टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वन मोर थिंग, एक बहुत ही नॉर्मल सी कहानी मैं आपको सिखा दूं तो ये पता है इतनी सारी रामायण किस चीज के लिए करते हुए आ रहा हूं। आपने देखा है क्या कि अगर एक ऐसे बोल्ट को खोलना है तो हम यहां पर एक यूज करते हैं, क्या भैया, एक ऐसा पाना यूज करते हैं, है ना, ऐसा। और ये क्या करता है भैया, तो ये लंबा, जितना ज्यादा ये इसका डंठल लंबा होगा, इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बल इधर के साइड लगाता हूं,
लेकिन मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है, यहां पर मुझे ये जो लोकेशन है यहां से यहां तक की, ये मेरे को चेंज करके यहां ले जानी होती है, तब मैं फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये ऐसे ही घुमाना चाहते हैं ना भाई, यहां से इसी तरीके से घुमाना चाहते हैं ना आप। हर समय क्या कोशिश करते हैं, यहां पर जो बल लगाऊं मैं वो कैसे लगाऊं, परपेंडिकुलर, लंबवत बल लगाऊं, और जितना ज्यादा इस केंद्र बिंदु से, जहां से घुमाना है इसको, इससे मैं जितना ज्यादा दूर होते जाऊंगा अल्टीमेटली मैं उतना ज्यादा टॉर्क क्रिएट कर पाऊंगा। तो यही तो है टॉर्क, यही तो है बल आघूर्ण भाई, है ना। जब उसको घुमाव देना होता है तब इसको इस्तेमाल में लाते हैं। चलिए जरा करते हैं बात इसके बारे में एक एग्जाम्पल के जरिए। पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करने और आते हैं इस स्क्रू को खोलने वाले पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं भाई कि एक कण पर जिसका स्थिति सदिश गिवन है, मतलब आर वेक्टर मेरे पास गिवन है और एफ वेक्टर भी गिवन है, 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, न्यूटन बल लगाया जाता है। तो मूल बिंदु के परितः बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो मतलब सीधा सिंपली मेरे को होता भैया आर वेक्टर मेरे पास है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और जो एफ वेक्टर है जो लगाया गया बल है वो क्या है भाई, तो ये है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और ये बात मुझे समझ में आ गई है कि भाई अगर मान लीजिए किस तरीके का कोई शीट है, इसके ये बिंदु, इसको मान लिया मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस मूल बिंदु के परितः कहीं पर भी एक यहां पर मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है P, इसी पॉइंट पे मैंने लगाया हुआ है क्या, इस डायरेक्शन में मैंने लगाया है F अमाउंट का बल। तो इस पॉइंट की जो स्थिति सदिश है आर वेक्टर है ये गिवन है, और इस पे लगाया गया बल का एफ वेक्टर, ये दोनों पॉइंट्स गिवन है। अब मैं ऐसा बल लगा करके इसको घुमाने वाला हूं, तो मैं इस पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं कितना बल आघूर्ण लगा रहा हूं। तो बल आघूर्ण टॉर्क हमें पता है टाउ इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आप सिंपली इनको लिख लीजिए भैया आई कैप जे कैप के कैप। यहां पर आई का कोएफिशिएंट, आई का जो गुणांक है उसकी आप बात करें तो आई के पास में क्या गुणांक है, कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है 1, तो ये हो गया 1। जे का गुणांक कितना है भैया, देखिए नेगेटिव साइन के साथ में, तो इसका गुणांक हो गया माइनस ऑफ 1, कुछ नहीं दिया तो 1 तो है ही, सामने माइनस लगाते तो माइनस ऑफ 1। के का गुणांक कितना है भैया 1। और वैसे ही अगर एफ की बात करते हैं तो 5 3 माइनस 5, मतलब हो गया 5 3 माइनस 5। ये दोनों मुझे मिलके, अब क्या करना होता भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सी बात है, हमने सॉल्व किया एक जनरल क्वेश्चन भी जहां पे हमने इनके कंपोनेंट्स निकाले। अब फिर से करके बता देता हूं। तो करना क्या होता है, सबसे पहले ये वाले दोनों को ढक देंगे और जो दिख रहा है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको और इस वाले लाइन को, इन दोनों लाइंस को क्या किया, हाइड कर दिया। बचे हुए की क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब दिस क्रॉस दिस माइनस दिस क्रॉस दिस। क्या बोल गया मैं ये बोल गया आपको कि भैया अगर आपको निकालनी है यहां पर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो आपको करना होगा -1 इंटू -5, है ना, -1 इंटू -5, ठीक है, -1 इंटू -5, इसमें माइनस करना है किसको भाई, तो 3 इंटू 1 को, इंटू -3 इंटू 1, ये किसकी वैल्यू होगी, तो भैया ये होगी आई कैप, ठीक है। ये डायग्राम वाला हिस्सा हटा देता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ में तो आई गया है। अभी मैं एक काम करता हूं, ये तो हो गया किसका, निकल गया आई की वैल्यू। दूसरे के लिए क्या कहता है भाई, नेगेटिव साइन के साथ में आता है जे, तो नेगेटिव लगा दिया, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये भी हट गए। अब क्या बचा भाई, तो जे वाली लाइन को ढकते हैं, तो इसको उड़ा दीजिए, इसको भी उड़ा दीजिए। क्या बच रहा है, -1 और -5 और 1 और 5 और 1, तो मतलब इसको अगर मैं लिखता हूं नेगेटिव ऑफ, माइनस किस में भाई, तो पहले से पता है ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ऐसे ही चलता है। तो भैया इसके सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास में जो वैल्यूज गिवन है कि भैया 1 इंटू -5, तो 1 इंटू -5 माइनस ऑफ 5 इंटू 1। यहां पर इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि 1 इंटू -5 पहले कीजिए, फिर 5 इंटू 1 कीजिए और शुरू में ही माइनस लगा दीजिए, आखिरी में लिख दीजिए यहां पर जे कैप। बहुत सारे लोग ये भी काम करते हैं। इसी चीज को लिखने का एक तरीका और है, जे को नेगेटिव पॉजिटिव याद रखने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, अब से पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते थे, माइनस नीचे इंटू ऊपर का मल्टीप्लाई लिखते थे।
इसको पलट के लिख दीजिए। कहते हैं कि जे में उल्टा लिखिए, जे में लिखिए 5 इंटू 1, पहले नीचे से ऊपर, एक पहले नंबर पे इसको सॉल्व कीजिए, फिर दूसरे नंबर पे इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू -5। ऐसा करने बोलते हैं। तो बात तो सेम रह गई ना, आप ये काम करके भी आएंगे तो यही वैल्यू मिलेगी ना। या तो ये नेगेटिव पहले रख दीजिए या फिर नेगेटिव फॉर्मूले में रख दीजिए। यहां याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसका गुणा पहले किसका गुणा बाद में। तो दो वेज हैं यहां पर करने के, है ना। मैं अगर थोड़ा सा और तरीके से आपको समझाऊं तो आप ऐसा समझ सकते हैं। देखिए इस यहां पे मल्टीप्लीकेशन में इस बात का ध्यान में रखेंगे कि मैंने कहा है आपसे कि भैया आपके पास में, ठीक है, आई जे के अवेलेबल हैं। यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 अवेलेबल है। मैं XY जानबूझ करके नहीं लिख रहा हूं, मैं A1 B1 A2 B2 लिख रहा हूं ताकि आपको है ना भी रिलेट करना आसान हो जाए। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, इसको और इसको हाइड कर दीजिए सबसे पहली लाइन में। तो जो बचा, क्या बचा भाई, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब V1 C2 माइनस B2 C1। पहले इसका हुआ ऊपर से नीचे का, फिर इसको माइनस कर रहे हैं। अब अगले केस में मैं देखिएगा कुछ बदलूंगा क्या, तो अगली केस में ये आई कैप हो गया। अगली केस में माइनस पहले से ही लगा दीजिए, ये जे वाली लाइन आ गई है, मतलब माइनस आप पहले से ही लगा दीजिए। ठीक, जे वाली लाइन आ गई तो माइनस पहले से लग गई, मतलब ये दोनों लाइनें अब क्या हो गई हैं, हट गई हैं। अब जो बचा उसकी बात करिए, क्या बचा भाई, तो अब बचा माइनस पहले लगाया, तो फिर से वही काम कर रहा हूं। A2 सबसे पहला ही काम क्या भाई, A1 C2 माइनस A2 C1 जे कैप। या और लिखता हूं मैं, या ये काम और कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं भाई, तो आप यहां पर एक छोटा सा काम करें कि भाई पहला टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, पहला टर्म यही होने वाला है, इसको और इसको आप हाइड करने वाले हैं, जो बचा उसको लिखने वाले हैं। मतलब क्या हो गया भैया, B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप। अब अगले केस में आपको क्या करना है ना, कि यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्लस ही लिखिए। बस अब क्या ख्याल रखेंगे कि जब इसकी बारी आई है तो इसकी बारी जैसे ही आती है, सबसे पहले ये नीचे वाले का गुणा कीजिए, मतलब A2 C1 माइनस A1 C2 जे कैप। देखिए इन दोनों टर्म्स में कोई अंतर नहीं। इसको अगर मैं अगली लाइन में लिखता हूं तो आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस A1 C2 और ये माइनस और माइनस प्लस A2 C1 क्या हो जाएगा, जे कैप। मेन जे कैप वाले में ही सोचना था थोड़ा सा। तो इसको अगर लिखेंगे तो पहले लिख दीजिए A2 C1 माइनस A1 C2 जे कैप। बात तो सेम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, या तो आप ऐसे समझिए कि ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, तो यहां पे पहले से ही चलाइए, ये प्लस, ये माइनस, फिर अगला जो आएगा वो प्लस। या फिर आप याद रखिए कि भैया सब प्लस में होते हैं, बस मेरे को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, पहले ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, फिर अगले वाले में नीचे से ऊपर माइनस, ऊपर से नीचे, फिर अगले वाले में ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। मतलब ऑल्टर में चलते बदलते रहेंगे, या तो प्लस माइनस बदलिए या फिर इनका गुणा करने का ऑर्डर बदलिए। दोनों में से दोनों ही सही हैं, आपको जो सहूलियत भरा लगे वो कर सकते हैं। तो मैंने एक काम कर दिया है, मेरे को ये इजीली समझ में आता है कि भैया इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव लिखते चलिए, आसानी से काम हो जाएगा। तो ये मैंने सब कुछ हटाया। अब क्या करना भाई, अब मेरे को लिखना है इसके आगे, तो इसके आगे बढ़ता हूं, मैं लिखता हूं जरा प्लस प्लस। अब किसका प्लस बचा भाई, तो प्लस बचा है अब प्लस जेड के लिए। जेड के लिए अगर करेंगे, मतलब के लिए करेंगे, तो ये वाली लाइन गायब हो जाती है और ये वाली लाइन गायब हो जाती है। जो बच्चा उसका गुणा कीजिए, 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू -1, 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू -1, ये बचा है ना। ये किसके पर क्या हो गया भाई, के कैप। अब अगर इनको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये -5 -1 तो ये +5 -3 आई कैप माइनस, ये कितना हो गया भाई, तो ये -5 -5 जे भी दिख रहा है, मतलब ये भी कैसा हो गया, -5 जे कैप प्लस
3 माइनस और एक माइनस बाहर वेट कर रहा है, माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस 5 के कैप। अगर फर्दर इसको सॉल्व करते तो 5 में से 3 गया 2 आई कैप, ये माइनस ऑफ माइनस और बाहर प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 10 और एक बाहर में भी माइनस वेट कर रहा है, तो ये कितना हो गया भाई प्लस 10 जे कैप और प्लस 8 के कैप। ये निकल गया मेरा टाउ वेक्टर। ये क्या निकल गया? ये निकल गया मेरा टाउ वेक्टर। अगर कोई यहीं से आपसे कहता है कि नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ टाउ बताइए, तो मॉड्यूलस ऑफ टाउ कर दीजिए, है ना। क्या निकाल दीजिए भैया? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जब तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 100 और 64। ये अल्टीमेटली अगर आप सॉल्व करें तो टाउ का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो ये कितना हो गया 164 168 अंडर रूट ऑफ 168, है ना। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए मैं एक नॉर्मली बात बताता हूं, है ना। 12 कितना होता है भाई 144, 13 से करेंगे तो कितना होता है 13 इंटू 13, ठीक है। तो ये तकरीबन 13 से बस एक ही डिजिट तो कम हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये 13 कितना 39, 13 39, 13 कम 13 169 होता है, और ये कितना है 168 है। तो जब 168 है तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूं कितना भाई, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 12.98 या 99 कर देता हूं, 12.99 अप्रोक्स लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि ये 13 के करीब है तो 12.99 लिख दिया। ये मिली मेरे को क्या भाई टॉर्क की वैल्यू। और इसकी यूनिट अगर कोई पूछता है तो क्या लिखेंगे? इसकी जो यूनिट है वो तो है भैया न्यूटन मीटर ही, है ना, जूल तो नहीं लिखेंगे ना। चलिए न्यूटन मीटर। तो यहां तक की बात समझ में आई कि मतलब एक कण है जिसकी आपको स्थिति सदिश, मतलब एक पार्टिकल यहां पर पी जो होता है इसकी स्थिति सदिश गिवन है, और इस पर अगर आपने एक बल लगाया है तो केंद्र के परितः अब क्या होगा, इसका अगला पोजीशन तो ये घूम करके जब ये घूमेगा तो अगला पोजीशन इधर कहीं आएगा, तो इसकी अगले पोजीशन पे पहुंचते तक में यहां पर यहां से यहां तक में पहुंचते तक में कितना आघूर्ण क्रिएट हुआ। आघूर्ण सिमिलर हम कह रहे हैं कि आघूर्ण क्या है भाई, सेम वही चीज है जो बल था। बल जो रैखिक मोशन में था, जो रैखिक गति में था, कोणीय गति में वही चीज कौन है भाई, वहां पर हमारे पास में है बल आघूर्ण, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा भाई। आगे बढ़ता हूं मैं, जरा डिस्कस कर लेता हूं जो हम फॉर्मूला लेकर के आए। क्या भाई हमारे पास में जो फॉर्म आया कि टाउ वेक्टर जो होता है ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, और आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को जब आप ओपन करते हैं तो आर वेक्टर एफ वेक्टर साइन फाई जो आता है, यहां पे साइन ऑफ एंगल जो आता है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको थीटा भी मिलेगा, बहुत सारी जगहों पे फाई भी मिलेगा। ये जो फाई आ रहा है इसकी वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसका कोण अगर बदलेंगे तब क्या होगा। तो आइए जरा देखते हैं। हमारे पास है टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन फाई। इसके बारे में अगर हम समझें तो भैया टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन फाई से स्पष्ट है कि अगर आर की वैल्यू अकेली 0 हो जाए तो टाउ भी 0 होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, आर की वैल्यू कब 0 होगी? जैसे हमने बात करा था, ये देखिए एक ऐसा कोई प्लेट है, इसका केंद्र बिंदु ये मान लेता हूं मैं, माना है ना, माना कि इस अक्ष के परितः ये घूम रहा है। तो अगर मैंने इसको ये माना हुआ है केंद्र बिंदु, इसको थोड़ा 3 डायमेंशनल दिखने देता हूं ताकि आपको आसान लगे थोड़ा सा कि भैया ये क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो यहां पे अगर देखेंगे आप, इसको भी हटा लिया जाए, अब आपको एक शीट जैसी अगर ये दिख रही है तो इस शीट में मैंने कहीं पर भी एक जगह से यहां एक पॉइंट लिया हुआ है। इस पॉइंट पर से जब मैं बात करूंगा तो इस पॉइंट के लिए जब मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये मेरे को देखने को मिल जाएगी कि भैया यहां पर आपने लगाई है किसी एक थोड़ा सा एंगल पे ही लगा दो, इधर एक डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है, यहां से यहां तक आर वेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने जो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस दिशा में बल लग रही है उसी दिशा में जो लंब ड्रॉ करते हैं,
ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि ये जो डिस्टेंस यहां पर मेरे को यहां पर जो फाई मिल रहा है, मैं इसके लिए डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो फाई है, जो एंगल है, अगर ये पॉइंट, ये जो बिंदु, ये पी पॉइंट अगर यहीं पर आ गई, कहां पर, ये केंद्र पर, कहां गई, केंद्र पर, तो यहां से इसकी स्थिति सदिश, केंद्र बिंदु का स्थिति सदिश कितना होता है भाई, 0। केंद्र बिंदु का स्थिति सदिश कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु से ही कहीं पर अगर आप मूव करते हैं तो आप स्थिति सदिश निकालते हैं ना उसका। जब आप केंद्र बिंदु पर ही है तो आपकी स्थिति सदिश 0 है। तो मतलब r अगर 0 हो गया तो टाउ को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि टाउ जो है ये आर एफ साइन थीटा ही है, ये आर एफ साइन फाई ही है। ये r की वैल्यू अगर 0 तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, मतलब टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कह रहे हैं यदि बल को घूर्णन अक्ष के ही किसी बिंदु पर लगाया जाए तो घूर्णन शून्य होता है। आपने घूर्णन अक्ष पे ही बल लगाया तो घूर्णन शून्य होता है। पता है कैसा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए मैंने बोला था वो बोल्ट की बात, ये चौकोर टाइप का, चलिए हमारा बोल्ट है, ये इसमें है ना, इस पे ये बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा नट है ना, इसमें ये बोल्ट लगा हुआ है एक, ठीक है। तो मैं इसको बना ही देता हूं ऑक्टागोनल टाइप। ऐसा कुछ दिख रहा होगा भाई। अब घुमाना किसको था, घुमाना आपको इस बोल्ट को ही है। अगर आप चाहते हैं इसको खोलना तो आपको घुमाना किसको है, आपको इस बोल्ट को इसके ऊपर से ऐसा करके घुमा करना है। अब आपने घुमाने के लिए जो रखा है वो क्या रखा, तो आप इसको घुमाना चाह रहे हो, अब आप इसको ही घुमा रहे हो, ये ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के परितः घूमना है। अब इसी बिंदु को पकड़ करके आप चाह रहे हो घुमा लो, तो घूम जाएगा क्या, वो नहीं घूमेगा। इसको जब भी घुमाना होगा आपको क्या करना होगा, इस पे जब टॉर्क लगाना होगा तो क्या करना होगा, इसके ये जो लगा है यहां पे एक पाना लगेगा, और ये पाना इसको पकड़ करके इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ही खुलेगा ना। मतलब यहां से ये लगाए गए फोर्स की अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो कुछ डिस्टेंस होना चाहिए उसके बीच में। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आप यहां पर घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे, तो ये नहीं घूमने वाला है। दरवाजे में जो वो क्लिप लगी होती है, उसी क्लिप को पकड़ के दरवाजा बंद करने और खोलने की कोशिश आप कर लीजिए। क्या वो क्लिप पकड़ के दरवाजा बंद कर लेंगे, खोल लेंगे? नहीं, ठीक है ना। तो मतलब इसी बात को कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए घूर्णन एक्सिस, ये था हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही था ना हमारा अक्ष, इस अक्ष पर ही कोई बिंदु हो, उसको आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया वो नहीं घूमने वाला, ठीक है, क्योंकि बलाघूर्ण का मान कितना है, 0 हो जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यदि साइन फाई 0 हो, मतलब थीटा या तो 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्री होगी, तब भी टॉर्क 0 होगा। मतलब इनके बीच में जो कोण बन रहा था, वो कोण का मान, ये जो यहां पे फाई बन रहा है ना, ये फाई का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। ये फाई बने ही ना, ठीक है, फाई का मान कैसा हो जाए, 0 हो जाए। 0 कब होगा, तो एक बात समझिए, आपने ऐसा, ये जो पाना हमने अभी इस्तेमाल में ले आए थे, इसी हम पाने की बात करते हैं। इस पाने से हमको बोल्ट खोलना है, यहां पर लगा है भैया एक बोल्ट, ठीक है, चलिए एक बोल्ट, ऑक्टागोनल बोल्ट यहां पे लगा देते हैं। ऐसा कुछ होगा, इसको हमें खोलना है। अब इसको खोलने के लिए मैंने क्या कहा कि भैया इसको खोलने के लिए आप जो है वो बल लगाइए यहां, इसी के लाइन में ये लगाया गया बल है, और इस पॉइंट पे बल लगा रहा हूं, इसी पॉइंट पे बल लगा रहा हूं। ये लगाया गया बल की दिशा है, और यहां से यहां तक जो इसकी स्थिति सदिश है, यहां से इस एक्सिस पे घूमना होगा इसको, इस एक्सिस से यहां तक की जो स्थिति सदिश है वो इसी के लाइन में है। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल लगने की दिशा यही है, और स्थिति सदिश भी इसी लाइन पे मिल रहा है। तो फाई इक्वल्स टू हाउ मच, फाई इक्वल्स टू मेरे को मिल गया 0 डिग्री, और फाई 0 डिग्री मिल गया तो भैया कुछ नहीं होने वाला, ये खुलने वाला नहीं है। ये कब खुलेगा, जब आप इसके ऊपर इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इधर के डायरेक्शन में।
आपको पता है इस केस में सबसे बेहतर काम कब होगा? जब आप 90 डिग्री पर फोर्स लगाएं। मतलब आपकी लाइन ज्वाइनिंग जो ये आपकी है स्थिति सदिश जो है, इस स्थिति सदिश और मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल लगाने की जो दिशा है उनमें अगर 90 डिग्री का डिफरेंस है तो सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सबसे ज्यादा आप वहां पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक बात समझ में आ रही है कि भैया अगर 180 डिग्री भी हो, 180 मतलब जस्ट इसके विपरीत, आप इधर फोर्स लगा रहे हो और लाइन ऑफ, इधर आप फोर्स लगा लो और लाइन ऑफ एक्शन इसका ये रहा, ये पॉइंट। तो भाई 180 डिग्री पे कहने का क्या मतलब हुआ? फोर्स इधर लगाने का मतलब क्या है? इधर से कोई इसको धक्का दे रहा है बोल्ट की तरफ, ये पाना इधर लगा, इधर से कोई धक्का दे तो ये बोल्ट खुलेगा क्या? नहीं। ये बोल्ट को आप खींच रहे हो ऐसा ऐसा, पाना इधर खींचो तो ये बोल्ट खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। मतलब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए। मतलब यदि बल की क्रिया रेखा उस बिंदु से होकर जाती है जिसके परितः पिंड घूमता है तो बलाघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर लाइन ऑफ एक्शन, ये जो फोर्स था, इस बल का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखते हैं तो इस बल का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है ना, और ये कहां से होकर गुजरेगी? हमेशा इसके अंदर से होकर के गुजरेगी, जिस अक्ष के परितः घूमना है उसी से गुजरेगी। तो बल का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो गया तो भैया कुछ नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे कह रहे हैं, जिसके मैं अभी चर्चा कर रहा था कि भैया अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो टाउ सबसे ज्यादा होगा, टॉर्क सबसे ज्यादा होगा, आरएफ की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। रीजन भी सुनिए, टाउ जो होता है ये होता है क्या भाई? तो आर एफ साइन फाई। अब ये हमेशा ही जो साइन फाई की जो वैल्यू है ये -1 से लेकर के +1 तक के बीच की होती है। अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी भाई? तो ये इसकी जो वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में अगर कुछ भी नंबर लिखेंगे तो इनके बीच में जो नंबर आता है वो कैसा आता है? फ्रैक्शनल, मतलब एक परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या आने का मतलब क्या होगा भाई? एक से छोटा ही होना है, तो वहां आ जाएगा मान लीजिए 1/2, 1/4, -1/2, ऐसा कुछ नंबर आ रहा है। अब ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं? इसी के बीच में लाई करेंगे ना, -1 से +1 के बीच में। तो -1 से +1 के बीच में कुछ भी आएगा, फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन आने का मतलब क्या भाई? तो मैं कहता हूं कि जैसे ही कोई फ्रैक्शन आता है हमारे इस अंक को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। विभाजित करेगा तो ये आरएफ की वैल्यू और छोटी ही हो जाएगी ना, मतलब ये टाउ की वैल्यू और छोटी आएगी ना। किंतु अगर इस साइन फाई की जगह पे मैं 1 का गुणा करूं, इसका गुणा ना करूं, तो ये आरएफ में से कुछ भी कमी नहीं कराएगा और आरएफ मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर आपको उस बोल्ट को खोलना है तो आपको फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? बिल्कुल 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे आप फोर्स लगाइए, वो इजीली खुल जाएगा। तो इसलिए भैया कह सकते हैं कि जब दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री हो तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, टाउ की जो मान आती है वो अधिकतम आती है। अतः यदि बल अपनी क्रिया रेखा के स्थिति सदिश के लंबवत लगाया जाता है तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। ये तो आपको भी अब बातें समझ में आ गई होगी इस पाने वाले के एग्जांपल से, वो रेंज के एग्जांपल से, कि आपको क्या करना है भाई? जब भी आपको टॉर्क, इस बोल्ट को खोलना है तो आपको फोर्स उसके परपेंडिकुलर जाके लगाना है, उसके लंबवत जाके लगाना है। किसके? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ज्वाइनिंग, जो आपकी स्थिति सदिश है, जो आपके जो जिस अक्ष के परितः घूमना है उसके लंबवत हमेशा होना चाहिए बल। तो आप आराम से देखेंगे कि वहां पर टॉर्क ज्यादा क्रिएट हो रहा है। फिर एक बात समझ में आती है कि यदि एफ का ही मान 0 हो जाए तो मतलब बल ही ना लगाऊं, तो ये तो भाई जबरदस्ती की बात है कि हम बल ही ना लगाएं। जब आप बल लगाओगे ही नहीं तब तो कोई कहानी नहीं होता भाई। जब बल नहीं लगाओगे आप तब तो वहां पर जो पिंड है वो घूमेगा ही नहीं, घूमेगा नहीं, मतलब उसका टॉर्क कितना होगा? 0 ही होगा। अभी बल ही नहीं लगा रहे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा ना, कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ये पूरा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बल आघूर्ण एंड ऑल किसी की बात करनी ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आर का मान अधिक है तो टाउ का मान भी अधिक होगा। इसकी कहानी थोड़ी सी समझते हैं। आर का मान मतलब लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो थी, सदिश जो था, कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप जितना दूर जाकर के बल लगाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा होगा। भैया टाउ को अगर देखें तो ये दो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, एफ क्रॉस आर। अगर इस आर को बढ़ा दे, देखिए एफ नहीं बढ़ा पा रहा हूं तो मैं किसको बढ़ाता हूं? आर को बढ़ा देता हूं। रिंच लगाने का, पाना लगा के खोलने का क्या कॉन्सेप्ट है? आप बोल्ट को ऐसे ही हाथ से खोल लेते ना, क्या दिक्कत हो रही है? तो बोल्ट को ऐसे हाथ से नहीं खोल पाते, क्यों? क्योंकि अभी हमने बात क्या करा, हमने कहा कि भैया वो बोल्ट खोलना मतलब आपको वहां पर घूर्णी गति करानी, यानी वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस करना, बल आघूर्ण चाहिए।
अब बल आघूर्ण लगाने के लिए क्या होगा, हाथ से उतना टॉर्क जनरेट नहीं हो सकता, मतलब मैं इतना अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगा सकता। तो मैंने एक तरकीब ढूंढी, मैंने कहा कि क्यों ना इसको कुछ ऐसे अरेंजमेंट में ऐसा पैक करूं और मैं इसका दूसरा सिरा दूर कर देता हूं, और जब मैं इसका दूसरा सिरा दूर कर दिया हूं तो मुझे पता लग चुका है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट इसको घूमना है, इसके लंबवत दिशा में अगर मैंने लगा दिया बल तो अधिकतम बल लगेगा और यह बोल्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो फायदा क्या समझ में आया? मैंने कहा यार एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इस हत्थे को थोड़ा सा पास में रखते हैं, है ना। तो अगर इस हत्थे को यहीं पास में ही रखा, यहीं पास में इतना छोटा सा तकिया, तो मैंने देखा यार ये पीछे वाला हिस्सा नहीं है, मान लीजिए ये पीछे वाला हिस्सा अभी नहीं है, ये पीछे वाला हिस्सा नहीं है, हत्था इतना छोटा सा, तो मैंने देखा यहां पे अगर बल लगाता हूं तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हत्था बड़ा किया तो फोर्स कम हो गया, और हत्थे को बड़ा कर दूं तो और फोर्स कम हो जाएगा। अब समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो ट्रक वाले लोग जो ट्रक के पहिए जब चेंज करते हैं तो वो पता है क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा कि इसमें एक पाइप जोड़ते हैं लंबा सा, और उस पाइप के ऊपर खुद खड़े हो जाते हैं। अब सीधी बात, ये हो गई उसकी लाइन ऑफ एक्शन। इसके अलोंग यहां पर क्या किया, लंबा पाइप जोड़ करके एक बंदा यहां पर खड़ा हो गया, तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। जब नीचे की तरफ खींचेगी तो इसका सीधा मतलब है कि इसका इंपैक्ट जाकर के कहां लगने वाला है, यहां पर। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा। अब ये आसानी से वो ट्रक के उतने बड़े बड़े से जो बोल्ट्स होते हैं उसको इजीली खोल लेगा। और ठीक इसका उल्टा, इसको उठा करके इधर साइड से पहना देते हैं, फिर इसके बाद उसके ऊपर खड़े हुए तो फिर क्या करेंगे भाई, उस स्क्रू को टाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से ऐसा टाइट कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल का काम है। कुल मिलाकर के बात समझ में आ चुकी है कि भैया मुझे अगर टॉर्क प्रोड्यूस करना है, घूर्णी गति करानी है, तो जरूरी नहीं है कि बल की ही मान को ज्यादा रखूं, मैं उसमें ज्यादा डिस्टेंस रख करके भी उसमें उतना टॉर्क प्रोड्यूस करा सकता हूं जिससे कि वहां पर मेरे को कोणीय विस्थापन देखने को मिल जाए, वो डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से हट जाए। बहुत आसान था ना, समझ में भी आ गया ना भाई ये बात। इसीलिए तो मैंने जो शुरुआत में सबसे पहले बात करी थी कि भाई दरवाजे में हैंडल जिधर कब्जे होते उधर साइड क्यों नहीं लगाते, उल्टे दिशा में ले जाके हैंडल क्यों लगाते। तो अब तो बात समझ में आ गई ना कि हमारा जो दरवाजा है, इस दरवाजे को यहां पे हैंडल लगाते हैं, है ना, और यहां पर इसके क्या होते हैं, क्लिप्स होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अलोंग इसको क्या करना है, खोलना या बंद करना। तो यहां से यहां तक लाइन ऑफ जो एक्सिस है, मतलब रोटेशन ऑफ एक्सिस, जो यहां से ये आर और यहां से मैंने लगाया एफ अमाउंट का बल, यह दरवाजा इजीली खुलेगा। और हैंडल बिल्कुल इसी के करीब रख दिया तो नहीं खुलेगा। इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट को करना क्या है, एक है ना बड़ा सा डंडा, ऐसा एक ऐसा बड़ा सा डंडा ले लो, ठीक है, ऐसा बड़ा सा डंडा, और आपको क्या करना है, ऐसा जैसा मैंने इसको पकड़ा है, इसको बड़े सा डंडा समझे, यहां से पकड़ करके एकदम यहां किनारे से पकड़ के ऐसा उठाने की कोशिश करो। ये पूरे डंडे को ऐसा उठाने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, यहां कहीं हाथ के अंदर, यहां कहीं पे। जैसे मान लीजिए इसको इतना बड़ा कर ले, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका यहां पे घुमाना है, इसके अलोंग इसको घुमाना है। अब इसके अलोंग घुमाना, यहीं से घुमाने की कोशिश करो, बहुत फोर्स लग रहा है। और वही काम करना, आप इसको फिक्स करना, ये दूसरे साइड पे चले जाना और यहां से इसको उठाना, ये इजीली उठ जाएगा। लेकिन यहां से उठाना आपको टफ लगेगा। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स आपको लगाना है, टॉर्क आपको उतना ही जनरेट करना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। लेकिन अगर आपने यहां पर डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स का अमाउंट कम हो गया, क्योंकि जो टॉर्क यहां पे प्रोड्यूस करना है इसको डिस्प्लेस करने के लिए, वो प्रोडक्ट है दो लोगों का, एक डिस्टेंस और दूसरा फोर्स। तो या तो बल ज्यादा लगाइए, यहीं से ऐसा खींचने की कोशिश कीजिए, या फिर आप क्या करिए भाई, तो बल कम लगाइए, डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए, इजीली खुल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। तो यह लाइन क्लियर हो गई कि यतः यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर है तो बलाघूर्ण का मान भी अधिक होगा। अगर वो अधिक दूरी पर है तो बलाघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बलाघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा हम कुछ दैनिक जीवन में या रेगुलर हैबिट्स में क्या क्या चीजें यूज होती है। तो जैसे देखिए ना, ये हैंडपंप वाले कंडीशन से आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे क्या कर रहा है भाई, हैंडपंप की कंडीशन आपने देखी है ना, यहां पर ये रहा, इसके अलोंग इसको क्या होना है, घूमना है, इसी के अलोंग ये घूमता है ना, ये कहीं डिस्प्लेस नहीं होता। ये रॉड इतना डिस्प्लेसमेंट देगा, ये यहां से ऐसा गोल घूम करके आएगा, ऊपर जाएगा। अब जितना आप इधर ऊपर पकड़ के चलाने की कोशिश करेंगे इस हैंडपंप को, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अब कर लो एक्सपेरिमेंट जाके, और जितना इधर दूरी से इधर से चलाने की कोशिश करेंगे इस हैंडपंप को, उतना ही आसानी से हो जाएगा। ये ऐसा इधर जितना इधर से पकड़ के चलाएंगे इजीली चलेगा,
और जितना इधर पहुंचेंगे उतना ज्यादा दिक्कत होने वाली। तो भैया ये होता है। और दूसरा एक और कहानी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हत्थे को ज्यादा लंबा बनाने की कोशिश करते हो ताकि इजीली चले। इसी तरीके से जैसे देखिए पेचकस का जो हत्था होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ज्यादा मोटा क्यों बनाया जाता है भाई? क्योंकि इसको ज्यादा मोटा बनाने से मेरा क्या हो रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये स्क्रू के खुलने का एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? तो स्क्रू तो इसी के अलोंग खुलेगा भैया। ये देखिए, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको फोर्स कहां लगाना होता है? आप इसके हत्थे पर ही फोर्स लगाते हो ना। मान लो इधर की तरफ खोल रहे हैं तो इस हत्थे पे इधर और इधर ऐसे ही तो फोर्स लगाएंगे ना। तो यहां से लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, यहां से और यहां से, इनके बीच में कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री का कोण बने और वो इजीली ऐसा खोल सके। स्क्रू ड्राइवर अगर आपको ऐसा मिल जाए और ऐसा खोलने को आपको मिल जाए, इजीली खुलेगा। क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन स्क्रू तो इसी के डायरेक्शन में होने वाला है भाई, क्योंकि ये यहां से खुलता है। बोल्ट वाले केस में अलग था, बोल्ट को आप ऐसे आड़े में पहले से ही फंसाते हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका हत्था क्या कहते हैं, चौड़ा बनाते हैं। इसी तरीके से गेहूं पीसने की चक्की में हत्था परिधि के पास लगाया जाता है। जो गेहूं पीसने की चक्की, खैर आप तो नहीं देखे होंगे, बट स्टिल जो इसकी परिधि होती है उसके पास में लगाया जाता है क्या, हत्था। और हत्था ये बाहर की तरफ होता है। अगर थोड़े बहुत पुराने समय की चीजें किसी के घरों में हो अभी, तो ऐसा होता है ना। ये दो पार्ट हो गए। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, इसको पकड़ के ऐसा गोल 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 घुमाना होता है, और यहां पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिसके अलोंग ये गोल गोल चक्की घूम रही होती है। आगे बढ़ते हैं। जल पंप का हत्था लंबा होता है। हत्था लंबा होने से हत्थे पर पिस्टन से लंबवत दूरी अधिक हो जाती है। इस प्रकार बल की क्रिया रेखा अक्ष के लंबवत दूरी अधिक होने के कारण बल्लाघूर्ण का मान बढ़ जाता है। जो मैंने बात करी कि भैया मेरे को यहां पे चाहिए, यहां पे मेरे को जो फोर्स लगानी है, यहां से इसके एक्सिस के अलोंग घुमाना है, ये वाला सेगमेंट छोटा रखा और ये वाला सेगमेंट बड़ा रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से भाई पाना, रिंच है ना, इसकी सहायता से नट को खोलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, नट इजीली खुल जाता है। चलिए, तो इतनी से बात समझ में आई। मतलब नॉर्मल जीवन में दरवाजा भी है, जिनमें से एक एग्जांपल के दरवाजे को खोलने समय भी टॉर्क ही यूज होता है। चलिए, अब हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे भाई, तो अब हम कर पाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ताकि हमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ ना हो। तो मैं अब जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने इस सेशन में, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए लेकर के आया हूं क्वेश्चंस। और इसका सेगमेंट फिक्स है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही दो टाइप के फॉर्मूले आने वाले हैं। हम हर एक सेगमेंट में टाइप्स के जरिए करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को, ताकि हमें दिक्कत ना हो। आपको जिस सेगमेंट में समस्या है, सिर्फ और सिर्फ उस सेगमेंट के क्वेश्चंस को आप निपटा दीजिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बातें नहीं कर रहे हैं भाई कि हमारा बोर्ड, हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाए और हम बच जाए। हमें इसके साथ साथ क्या करना है भाई, तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करना है। चाहे हम जेईई एस्पिरेंट हो, या फिर हम नीट एस्पिरेंट हो, या फिर हम सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी हमको परफॉर्मेंस चाहिए। तो यही दो फॉर्मूले थे, इसका मैं अगला वर्जन लिखा हूं, बस आपको याद है। शुरू करते हैं जरा हम क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक साइकिल के हैंडल की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। यदि साइकिल सवार इसके प्रत्येक सिरे पर 0.4 न्यूटन के बराबर समांतर व विपरीत दिशा में बल लगाते हुए घुमाए, तो उसके द्वारा लगाए गए बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। मतलब ऐसा कह रहे हैं, ये हो गई साइकिल की हैंडल, ऐसा ही होती है भाई, ठीक है। ये हो गई हमारी, यहां से ये कसी होती है, यहां से ये फिक्स होता है भाई हैंडल, है ना। यहां से एक रॉड नीचे की तरफ गया रहता है, जिसको पकड़ के आप इजीली साइकिल को चला रहे होते हैं, ठीक है। मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। अब ऐसा पकड़ के साइकिल तो भाई इसके वैल्यूज लिख लेते क्या क्या। तो मुझे पता है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, लाइन ऑफ एक्शन जो है इसका, ये हमारे पास ये रहा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन। इस पे ही हत्था क्या हो रहा है भाई, इधर साइड में, और यहां से इधर साइड में फोर्स लगाएगा। मतलब इसको F1 कह लूं, इसको F2 कह लूं, बात तो ऐसे समझ में आती है ना। ये जो बल युग्म इसके ऊपर काम कर रहा है, ये हो गया मेरे पास बल, ये दोनों बराबर ही होगा ना, जितने से इधर जाएगा हैंडल उतने से इधर, है ना। तो यहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भैया, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस गिवन है हमारे पास में, कितना है भैया, ये गिवन है 40 सेंटीमीटर। कितना है ये, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हमारे पास में गिवन है। और इसको मीटर में अगर कन्वर्ट कर लूं तो कितना हो जाएगा, 40/100, है ना, यानी 0.4 मीटर। अच्छा, ये मुझे अगर मिल गया, तो साइकिल सवार प्रत्येक सिरे पर जो फोर्स लगा रहा है, इसकी वैल्यू है 0.04 न्यूटन।
हो गई बात खत्म भाई। क्या होता है टॉर्क? टाउ इक्वल्स टू होता है हमारा फोर्स इनटू दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी डी, है ना, और दोनों की वैल्यू क्या है 0.04 इनटू ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारे पास में 0.4 मीटर। ठीक है, अब सिंपली अगर इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल्स को अगर चाहें आप तो इसको हटा दीजिए, तो नीचे कितना लिख लूं मैं 100, इसके नीचे मैं लिख लेता हूं 10 मीटर, हटा देता हूं, तो ये फाइनली हो गया 4 4 जा 16 और अपॉन में कितना आ गया भैया 1000, तो लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। कुछ नहीं किया भाई, ये एक दशमलव यहां पे पेस्ट कर दिया, 2 जीरो बचे थे, 2 जीरो को ऊपर रख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको लिख लिया न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमें समझ में आया, है ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे कह रहे हैं 10 न्यूटन का एक बल, है ना, एक किवाड़ मतलब दरवाजा पर कब्जे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बल आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए ऐसा है, ये है हमारे पास में क्या भाई, एक यहां पे दरवाजे के क्लिप्स लगे हुए हैं, है ना, और ये लगा है मेरे पास में, ये हो गया मेरा दरवाजा। अब हो ये रहा है कि इस पे लग रहा है बल, और ये बल का मान कौन सा भैया, इस पे जो लग रहा है बल, है ना, ये हमारे पास में 10 न्यूटन का एक बल है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां से यहां से यहां से यहां से इसकी जो दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि इस दरवाजे पे कितना बल आघूर्ण लगाया जा रहा है, तो दिया गया है क्या है भैया, दिया गया है सिंपली बल का मान 10 न्यूटन, इसके बीच की डिस्टेंस जो है ना, दूरी जो इसके बीच की दी गई है वो है 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो नहीं है भाई, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कीजिए, तो 50 बटा में 100 मीटर, मतलब कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, अब मेरे से कहा जा रहा है टॉर्क, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। तो भैया बल आघूर्ण, बल कितना, बल का मान है 10 न्यूटन है, और लंबवत दूरी है 0.5, है ना, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क कितना निकल गया, टॉर्क निकल गया 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, 10 पंजे 50, दशमलव लगाएंगे तो 5 न्यूटन मीटर। इसमें कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे, कि एक पेंच को 50 सेंटीमीटर लंबे पाने के सिरे पर 100 न्यूटन का बल लगाकर खोला जा सकता है। ठीक है, एक पेंच है, उसको क्या कर रहे हैं भाई, 50 सेंटीमीटर लंबा पाना है जिस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खोल रहे हैं। यदि उसी पेंच को 50 न्यूटन के बल से खोलना हो तो पाने की लंबाई कितनी होनी चाहिए। बहुत ही आसान सा काम है। ये कह रहे हैं कि भैया एक ऐसा हमारे पास में ये रहा यहां पर बोल्ट, इस पे हमने लगाया एक ऐसा पाना, और इस पाने से मैं खोल पा रहा हूं। अब क्या कह रहे हैं भाई कि 50 सेंटीमीटर लंबा है ये पाना, यानी यहां से इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन देखेंगे, यहां से इसकी जो लंबाई है ना, ये कितनी बोल देता हूं मैं, 50 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने क्या लगाया है, बल लगाया है, कितने का भाई, 100 न्यूटन का फोर्स लगा के इस पेज को खोल पा रहा है। तो मैं कहता हूं कि उसी पेज को 50 न्यूटन बल लगा के कैसे खोलेंगे, तो मैं ऐसा लिख लूं, क्या चलेगा, मैं कहता हूं F1 का मान दिया है भैया 100 न्यूटन, और यहां पर D1 जो है ये दिया है 50 सेंटीमीटर। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर लें तो 0.5 मीटर। इसी तरीके से अब मैं कहता हूं कि यही सेम चीज हो, ये इसी बोल्ट को खोलना है, ये जो बोल्ट था इसी बोल्ट को खोलना है, लेकिन अभी क्या किया भाई, तो अभी कह रहे हैं कि भैया हमको लगाना है 50 न्यूटन का बल। क्या करना है, बल जो लगाना है वो 50 न्यूटन का होगा। इसके द्वारा इस पाने से जो बल लगाया जा रहा है वो कितने का है भाई, ये जो इस पाने ने बल लगाया वो है 50 न्यूटन का।
तो कह रहे हैं कि ये यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी चाहिए, मतलब कितना लंबा पाना हो, है ना। बल कम लगाना है तो पाने की लंबाई तो बढ़ानी पड़ेगी, बात तय है। तो आसान, आपका आंसर अब तक मिल चुका होगा, मैं फिर भी कर दे रहा हूं। F2 कितना है भैया, ये है 50 न्यूटन। तो मेरे से मांगा जा रहा है 50 न्यूटन है, मेरे से मांगा जा रहा है कि भैया डिस्टेंस कितना होगा इस पाने की। तो सीधा सिंपल सा काम कीजिए, जितना टॉर्क यहां पे जनरेट करना था, जितना बल आघूर्ण इसको खोलने के लिए चाहिए, वही उतना बल आघूर्ण इससे भी तो खोलने के लिए उतना ही बल आघूर्ण चाहिए ना। नट सेम है, सॉरी बोल्ट सेम है, तो पाना तो वही उतना ही टॉर्क जनरेट करना पड़ेगी भाई, ताकि ये खुल सके। तो मैं कहता हूं कि दोनों ही स्थितियों में बल आघूर्ण का मान समान होगा। बल आघूर्ण का मान कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा, सेम होगा। अब अगर दोनों ही स्थितियों में बल आघूर्ण का मान समान है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि F1D1 जो होगा यही बराबर हो जाएगा F2D2 के। अब F1D1 की अगर मैं चर्चा करना शुरू करूं, तो यहां से आपको दिख रहा है कि F1 की वैल्यू 100 और D1 की वैल्यू 0.5, 100 इंटू 0.5। F2 की वैल्यू इन्होंने 50 न्यूटन कह दिया, इंटू D2 चाहिए। तो D2 कैसे निकलेगा भाई, D2 इक्वल्स टू, ये सब कुछ सेम रख दीजिए, 100 इंटू 0.5 अपॉन, ये जो नंबर है नीचे चला जाएगा 50, डेसिमल को हटाते हैं 10 कर दीजिए। क्या दिख रहा है भाई, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल। D2 कितना मिला भैया, 1 मीटर। D2 कितना, 1 मीटर। मतलब ये कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर का चाहिए पड़ेगा मुझे, क्या 100 सेंटीमीटर का चाहिए पाना। पहले कितने का था, 50 का, जस्ट इसका डबल लंबाई का पाना अगर होगा तो बल का मान देखिए आधा रह गया, आप इजीली खोल पा रहे। आपको कितना चाहिए था, आपको चाहिए था कितना भैया, 50 न्यूटन यहां पर लिखा आ रहा है ना, पहले 100 था, मतलब ज्यादा बल लग रहा है ना। देखिए लेंथ छोटी थी पाने की तो ज्यादा बल लग रहा है, और लेंथ पाने की बढ़ा दी तो बल कम हो गया। तभी तो मैंने बोला था कि वो ट्रक वाले क्या करते भैया, ट्रक वाले खुद उसमें एक है ना एक रॉड जोड़ करके और फिर वहां खड़े हो जाते हैं और इजिली खुल जाता है। इससे फायदा क्या हुआ, सीधा सिंपल सी बात है, आपको बहुत कम बल लगाना पड़ा और टॉर्क यहां पर ज्यादा जनरेट हो गया, है ना। क्योंकि जो टॉर्क है ये दो लोगों का प्रोडक्ट है, F इंटू टी, तो दोनों के मान के ऊपर निर्भरता तो रहेगी ही रहेगी। चलिए, तो बात यहां से समझ में आ रही है भाई कि जो हम लोगों ने अभी थ्योरेटिकली जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो टॉपिक को समझा सीखा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे उनको हल करेंगे, ये बात अब आपको इजीली समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नाउ ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 4। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहने के 1 मीटर पर खड़े एक कण पर F इतना अमाउंट का न्यूटन बल लगाया जाता है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण की गणना कीजिए। अब जो काम अभी आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू के साथ दी जाती थी, अब उसके लिए आपको वेक्टर्स दे दिए गए। आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि कोई है 1 पे, ये ऐसा कुछ मान लीजिए। फिर से मैं कहता हूं ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे यहां कहीं पर कुछ भी जगह ले रहा हूं मैं एक्सिस वाइज में करेक्ट नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे ही ले रहा हूं एक वैल्यू। मैं इधर ले लेता हूं थोड़ा सा, ये एक पॉइंट है, ये 1 1 है, इसकी लोकेशन इस P पॉइंट की, इस पर एक बल लगाया जा रहा है भाई, ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए मैंने एक बल लगाया हुआ है, और यहां से यहां तक क्या मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, स्थिति सदिश, तभी तो मैं आगे का काम कर सकूंगा। तो मैं निकालता हूं, चलिए स्थिति सदिश, ठीक है। मैं इसके लिए क्या निकालूं, इसके लिए मैं निकाल लेता हूं मेरे स्थिति सदिश। तो देखिए मुझे स्थिति सदिश निकालने के लिए बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष वैसे निकाली जाती है, मूल बिंदु के सापेक्ष मुझे निकालनी होती है इस बिंदु की स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, मैं कह देता हूं आर वेक्टर का जो मान है ये कितना हो जाएगा, 1 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस k कैप, 1 k कैप। अगर फर्दर लिखूं तो देखिए 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये है हमारा क्या भाई, ये हमारा r वेक्टर। एंड हमारे पास में जो f वेक्टर है, जो फोर्स है, फोर्स की जो सदिश है, ये है 7 i कैप प्लस 3 j कैप
-5 के कैप। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टॉर्क। तो टाउ इक्वल्स टू, टॉर्क इक्वल्स टू क्या देखा हम लोगों ने, आर क्रॉस एफ वेक्टर। और आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं भाई, तो इसको निकालने का तरीका है हमारे पास, चलिए यही लिख देता हूं। क्या करते हैं भाई, यहां पर आई जे के। अब इसके कोएफिशिएंट, आर के कोएफिशिएंट लिखिए, तो 1 - 1 1, तो 1 - 1 1, और के कितने, 7 3 -5 है ना, तो ये लिख लीजिए 7 3 -5। ठीक है, अब अगर ये दोनों चीजें मिल गई है तो इसको कर लेते हैं अब हम हल। इसका हल कैसे बने, तो इसका हल करने के लिए पहले आई वाले को छुपाते हैं, तो क्या बनेगा भाई, मैं अब सीधे कर रहा हूं, -1 इंटू -5, ठीक है, -1 इंटू -5, ठीक, माइनस ये दोनों का तो हो गया, ये दोनों बच्चे 3 इंटू 1, ठीक है, आई कैप माइनस, अब चलते हैं कि उसमें जे कैप वाले में। जे कैप में अगर आएंगे तो क्या करना है, ये जे वाली लाइन को हटानी है, बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 1 -5 इंटू 1 माइनस ये तो हो गए, अब 7 इंटू क्या बचा 1, 7 इंटू 1 जे कैप प्लस के कैप की बात कर ले, के कैप में इनको ढक देता हूं, क्या बचा भाई, तो ये दिख रहा है 3 इंटू 1 और 7 इंटू -1, तो हो गया मेरा 3 इंटू 1 माइनस 7 इंटू -1 के कैप। फर्दर अगर इसको अगर लिखते हैं तो माइनस ऑफ माइनस ये तो हो गया क्या प्लस, तो ये हो गया +5 -3 आई कैप माइनस, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -5 और ये हो गया -7 जे कैप प्लस 3 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस कितना हो गया 7 के कैप। फर्दर अगर इसको लिखते हैं तो 5 - 3 कितना 2 आई कैप, माइनस ऑफ माइनस प्लस कर देता हूं मैं, अब 5 और 7 कितना 12 जे कैप, और ये हो जाएगा हमारा के कैप, मतलब 7 3 10 के कैप। ये निकल गया कौन हमारा, ये निकल गया हमारा टॉर्क, ये आ गया हमारा टाउ। ठीक है, साथ ही साथ अब अगर ये तो टॉर्क है, हालांकि वेक्टर फॉर्म में ही आना चाहिए भैया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब अगर आप चाहते हैं इसी के साथ साथ कि आपको निकाल करके मिल जाए क्या भाई, तो टॉर्क का मॉड्यूलस, मॉड ऑफ टाउ मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, तो √of आई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, फाइनली ये कितना भैया, ये हो गया 4, ये 12 144 प्लस ये 100, तो ये √of कितना हो गया 248। ठीक है, 15 से करते हैं, 15 पदम 225 और 16 से 16 बार में अगर करेंगे है ना, तो वो 256 के आसपास। तो इसको एक काम करता हूं, ये 15.6 लिख लेता हूं, ठीक है, अप्रॉक्स एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं जानबूझ करके लिख दे रहा हूं एक अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो आप इसके क्या कर रहे हैं भाई, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ नंबर्स चाहिए आपको, डायरेक्शन से मतलब नहीं हो अगर आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, यानी जो आप टॉर्क निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। एंड जो वेक्टर फॉर्म में जो मेरे को मिला वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल गया, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष है ना, जो कण पर बल लगाया जा रहा है वो ये रहा बल। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन 5th में यहां पे कह रहे हैं मूल बिंदु के परितः 5i + 3j - 9 के कैप का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, जिस बल जिस कण पर लगता है उसकी स्थिति सदिश गिवन है। मतलब ये तो कुछ और बात कर गए, क्या कहे गए, ये कह रहे हैं कि बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बल जिस कण पर लगता है उसकी स्थिति सदिश गिवन है, मतलब आपसे मांगा जा रहा भैया टाउ, और आपके सामने दे दिया गया फोर्स की वैल्यू कितनी 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप, और इस बिंदु की जिस पॉइंट पे आपको निकालना उसकी स्थिति सदिश है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है,
तो क्या करना है भाई, सीधा सिंपल सा समझ में आ चुका है अब कि मुझे अगर टाउ निकालना है तो टाउ कितना होता है भैया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकालने के लिए आई जे के और इनका कोएफिशिएंट लिखना शुरू कीजिए। आई का कितना है भैया, ये आर में, इसका पहले आर है ना, तो पहले आर के कोएफिशिएंट आएंगे 1 -1 1 और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 5 3 -9। अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो मुझे यहां पर टाउ इक्वल्स टू फाइनली क्या मिलेगा, इसको ढकना है, ठीक है ना, ये आई वाले को, तो -1 इंटू -9, ये है -1 इंटू -9, तो सीधे सीधे हो गया -9 इंटू 1 -5 इंटू 1, सॉरी -9 इंटू -1 है ना, आई के लिए निकाल रहे हैं, -9 इंटू -1, ठीक है, ये ढका था, -9 इंटू -1, -3 इंटू 1, -3 इंटू 1, ठीक है, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया हमारा आई कैप माइनस जे कैप के लिए काम कीजिए, जे कैप के लिए ये ढक गया है ना, ये दोनों ढक गया, क्या दिख रहा है भाई आपको 1 इंटू -9, अब ठीक है ना, 1 इंटू -9 माइनस ऑफ 5 इंटू 1 जे कैप एंड फाइनली के कैप के लिए अगर करते हैं तो प्लस ऑफ के कैप में ये दोनों ढक जाएंगे, ये ढक गया और ये ढक गया, क्या दिख रहा है भाई 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं के कैप, तो ये निकल गया मेरा टाउ वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो गया 9 - 3 आई कैप माइनस, यहां पर अगर करते हैं तो ये कितना हो गया भैया, -9 -5 जे कैप और प्लस 3 माइनस ऑफ +5 के कैप, यानी फाइनली टाउ वेक्टर कितना निकल गया भाई, 9 में से 3 गया 6 आई कैप माइनस ऑफ माइनस +14 जे कैप +8 के कैप, ये निकल गया हमारा टॉर्क, ये आ गया भाई हमारा टॉर्क, ठीक है। तो आसान है भाई आपको निकालना, है ना, टॉर्क, क्योंकि आपको सभी पैटर्न्स मैंने करा दिए। अगर वो वेक्टर्स फॉर्म में देगा तब क्या होगा, अगर वो नंबर्स के फॉर्म में देगा तब क्या होगा, अगर वो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे देता है, जैसे 1 - 1 1 पीछे कोऑर्डिनेट मिला था, उससे वेक्टर कन्वर्ट करके कैसे निकालेंगे, सारे ही फॉर्मेट्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके भाई, जहां से टॉर्क के फॉर्मूले, टॉर्क के क्वेश्चंस बनेंगे। तो भाई जो टारगेट हमने सेट किया था कि हम सेशन में, इस सेशन में देखने वाले हैं किसको, टॉर्क को, तो टॉर्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमने ली, टॉर्क होता क्या है, कैसे होता है, कब लग सकता है, कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है ना, और ये एक्चुअली इसका फिजिकल मीन क्या है, रियल लाइफ में क्या इसके यूसेस है, एंड उस पर बेसिस हमने क्वेश्चंस को किया, न्यूमेरिकल्स को किया। मतलब ये टॉपिक अब पूरी तरीके से हो चुका है पैक, अब पूरी तरीके से हम तैयार हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए भी आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ये पूरे ही कोर्सेस लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, अल्टीमेटली ये पूरे ही कोर्स एनसीईआरटी बेस्ड है, एंड किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे, आपके कोर्सेज भी एनसीईआरटी है, तो ये पूरा सेगमेंट सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी हो जाता है। एंड साथ ही साथ अगर आप यूपी एंड बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट यहां पर अवेलेबल है, जहां पर आपके ही बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका पूरा कोर्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर स्पोकन इंग्लिश के साथ के लिए आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये कोर्सेज भी लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अगेन ये सब कुछ आता है एक हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो भाई अगर और इंप्रोवाइजेशन चाहिए और इंप्रूवमेंट चाहिए, तो सिंपली एक काम करना है, क्या भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कर लीजिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि अब एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इन्हीं बलागुण के साथ में, तब हम बात करेंगे बलागुण के लिए किसकी भाई, संवेग की बात।
मतलब कोणीय संवेग के टॉपिक के साथ मिल रहे हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।